Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, from today I will give you a variety of questions, explanation and the description. Be sincere towards the study because exams are round of the corner. So let's start the topic of today, assertion and reasoning based questions. यहाँ पर बेटा दो टाइप के सेंटेंस आपको मिलेंगे और 4 ऑप्शन आंसर के मिलेंगे। उसमें से भी आपको एक को जो करेक्ट आंसर होगा आपको उसको टिक करना होगा या राइट डाउन करना होगा। तो असर्शन का मीनिंग होता है बेटा क्लेम यानी दावा करना, रीजनिंग यानी कारण के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यहाँ पर दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, लेबल्ड असर्शन ए और अदर दूसरे के ऊपर लेबल होगा रीजन यानी आर लिखा होगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स 1 2 3 4 टाइप के कोड्स दिए गए हैं। ये जो 4 हमारे पास कोड हैं इनमें राइट आंसर है, उसको हमें सर्च करना है। तो पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस। असर्शन यानी दावा। श्रीलंका फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। श्रीलंका के अंदर बहुमत जो होता है यानी कि बहुसंख्यवाद, उस सिद्धांत का पालन किया जाता था या किया जाता है। फिर रीजन है द लीडर्स ऑफ द सिन्हाल कम्युनिटी sought to secure dominance over गवर्नमेंट by virtue of their majority। यहाँ पर सिन्हाल जनजाति के जो लोग हैं वो सरकार के ऊपर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं और अपनी मेजोरिटी के गुण की वजह से यानी ज़्यादा संख्या में होने की वजह से वो सरकार में उनका सबसे ज़्यादा जो है उनकी चलती है। तो अब ये 2 रीजन हो गए यानी दो यहाँ पर पॉइंट दिए गए। क्या ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं? क्या ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं? अगर होते हैं तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट हमारा आंसर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसका मतलब हमारे पहले इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट हो गया। यानी इन 4 ऑप्शन में से हमें एक को चूज करना है। फिर दूसरा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। देयर वॉज ए टेंशन बिटवीन द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज इन बेल्जियम। बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में क्लैश था या टेंशन थी। रीजन कारण क्या था? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, दोनों के बीच में आर्थिक रूप से बहुत अंतर था। एंड लैक ऑफ पावर शेयरिंग मॉडल वॉज द बेसिक कोज। और उस समय पर जो पावर को की लैकिंग थी, एक कम्युनिटी के पास ज़्यादा पावर थी जबकि दूसरी के पास नहीं थी। क्या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं? यस होती हैं। कैसे? क्योंकि टेंशन थी। अब ये टेंशन भी तो किसी वजह से हुई होगी। क्या ये रीजन इसका सही आंसर दे रहा है? ये रीजन इसके ऊपर सूट कर रहा है? यस कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारा यहाँ से फिर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू। इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ए और जो आर है वो दोनों ही कथन सत्य हैं और जो आर है वो सही आंसर दे रहा है, ए का सही कारण बैठ रहा है। तो अब यहाँ पर आपने देखा इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आएंगे आपकी। फिर अब थर्ड पर देख लेते हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये जो शक्ति को बांटने का जो अलग अलग सरकार के जो अलग अलग अंग हैं उसमें शक्ति का विभाजन जो है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है। क्या गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग कहलाता है? फिर क्यों ज़रूरत है इसको करने की, हॉरिजेंटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन की? इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। ये एक ही समान रूप से समान स्तर पर जो सरकार के जो अलग अलग अंग हैं उनको एक समान रूप से अलग अलग शक्तियों को यूज करने का जो है एक्सपीरियंस देता है या उनको राइट देता है। तो क्या इसमें ये इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसके ऊपर सेट बैठ रहा है? दोनों ही सही हैं। तो इसका मतलब दोनों सही हैं। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब 4th क्वेश्चन बेटा देखिएगा। पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग अच्छी है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट।
ये क्योंकि सामाजिक जो भेदभाव है, सामाजिक जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करता है, उसकी संभावना को कम करता है, सामाजिक झगड़ों को होने नहीं देता। तो जो ये पहला पॉइंट है उसको ये क्लेम कर रहा है, उसका रीजन दे रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सेट हो रहे हैं। अगर ये सेट नहीं हो रहे थे तो हम ये कह सकते थे कि ए असर्शन सही है लेकिन रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन अब यहाँ दोनों ही चार हमने यहाँ पर असर्शन बेस्ड जो क्वेश्चन किए हैं, चारों की चारों में क्या हुआ है कि जो ऊपर पॉइंट दिया गया है दूसरा रीजन जो है उसको बेस्ट सूटेड है, यानी उसको सही से मैच करता है, उसका रीजन बनता है। इसलिए हमारा आंसर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रहेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। एक कॉलम, दो कॉलम दिए हुए हैं, दोनों की आइटम्स को यानी दोनों के अंदर लिखी गए सेंटेंसेस को एक दूसरे से मैच करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। और नीचे लिखे जो है ऑप्शन दिए गए हैं उनको चूज करके सही उनको सेट करना है। ये यहाँ से इसका आंसर सर्च करना है। ऊपर भी दो कॉलम यहाँ पर आंसर के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अभी कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करते हैं। ब्रसल्स, इंडिया, बेल्जियम, श्रीलंका दिया हुआ है। इधर से डच स्पीकिंग पीपल इन मेजोरिटी, डच स्पीकिंग पीपल इन माइनॉरिटी, मेजोरिटेरियनिज्म और सेकुलर स्टेट। तो ब्रसल किसके साथ मैच करेगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रसल के अंदर क्या बेस्ट सूटेड इसका आंसर हो सकता है। मेजोरिटेरियनिज्म, सेकुलरिज्म, सेकुलर स्टेट नो, डच स्पीकिंग पीपल इन माइनॉरिटी, ये इसको सूट करता है ब्रसल के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी। फिर इंडिया, इंडिया के साथ देखते हैं हम, सेकुलर स्टेट है ना इंडिया, तो फिर हम यहाँ पर डी लिख देते हैं। बेल्जियम क्या था? बेल्जियम के अंदर क्या था? बेल्जियम के अंदर था डच स्पीकिंग पीपल इन मेजोरिटी थे, तो ए यहाँ पे लिख देंगे। अब श्रीलंका क्या है? श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का सिस्टम था, तो यहाँ पर सी लिख देंगे। अब ये देखेंगे कि बी डी ए सी कहाँ पर मिल रहा है, किस ऑप्शन में हमें मिला? बी डी ए सी, ये तो हमारा पहले ही ऑप्शन में मिल गया। इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर सही है, इसको टिक कर देंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन बेटा अब ये है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट, यानी कोई सेंटेंस आपको दिया गया होगा, कोई आपको स्टेटमेंट दी गई होगी बेटा, और उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी गलती की गई होगी या जानबूझ के या फिर कुछ चेंज करके वर्ड लिखे गए होंगे। तो आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ पाओगे कि वहाँ पर क्या आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं जो कि आपके एग्जाम में भी आएंगे। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड इन बेल्जियम टू रिकॉग्नाइज सिन्हाल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए बेटा 1956 में एक एक्ट पास किया गया था बेल्जियम में, जिससे कि सिन्हाल कम्युनिटी को या सिन्हाल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं कि सिन्हाल तो बेटा यहाँ पे बेल्जियम में कोई कम्युनिटी थी ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आई है बेल्जियम में। यहाँ पर क्या होना चाहिए? श्रीलंका होना चाहिए। In 1956 an act was passed in Sri Lanka to recognize Sinhala as the only official language। हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे यहाँ पर दोबारा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज फॉलोड इन श्रीलंका। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल था बेटा वो श्रीलंका में फॉलो किया गया, ये स्टेटमेंट बोल रही है। जबकि हमें पता है कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो कहाँ पर थी? वो बेल्जियम में थी। द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज फॉलोड इन बेल्जियम। श्रीलंका की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? इसको चेंज कर देंगे, बस बेल्जियम लिख देंगे। पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे क्या हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा इस चीज़ को? क्योंकि अगर हमने चैप्टर बहुत ही गहराई के साथ और समझ के साथ पढ़ा है तो हमें पता चल जाएगा कि पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है, ना कि हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। तो इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? वर्टिकल पावर शेयरिंग के साथ। Moral reasons of power sharing stress that the power sharing will bring out better outcome। मोरल रीजन की वजह से हम कहते हैं कि जो इस टाइप से जो पावर शेयरिंग होती है वो दबाव डालती है या फिर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से पावर शेयर हो पाती है, बहुत अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट निकलते हैं। तो ये मोरल रीजन की वजह से नहीं होता, बल्कि किसकी वजह से होता है बेटा?
ये होता है प्रूडेंशियल रीजन की वजह से, प्रूडेंशियल। आपने यहाँ देखा प्रूडेंशियल रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि इसके अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो है यूनिटी बनी रहती है और जो क्लैशेज की जो पॉसिबिलिटी होती है वो रिमूव होने लगती है। अब नेक्स्ट में देखिए बेटा, जर्मन स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द होल बेल्जियम बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये एक स्टेटमेंट दी गई है कि जर्मन स्पीकिंग जो पीपल थे वो मेजोरिटी में थे पूरे बेल्जियम के अंदर, जबकि कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में थे। ये बेटा सब अगर किसी ने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि जर्मन स्पीकिंग पीपल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है डच स्पीकिंग पीपल की। तो हम यहाँ पर जर्मन को किससे रिप्लेस करेंगे? डच स्पीकिंग पीपल से, यानी डच भाषी लोग जो है मेजोरिटी में थे पूरे बेल्जियम के अंदर और माइनॉरिटी में थे कैपिटल सिटी के अंदर। ये स्टेटमेंट जो है किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, इशारा दे रही है, ये उस कैटेगरी के लोगों के लिए दे रही है जो कि पूरे देश में बहुसंख्या में थे और जबकि राजधानी के अंदर उनकी संख्या कम थी। तो ये स्पेशली डच स्पीकिंग पीपल की तरफ इशारा दे रही है, तो इसलिए हमने इसको जर्मन को रिप्लेस किया। अब आगे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और फाइनल एग्जाम में भी वो आएंगे, तो हम यहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली बेसिस पे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस टाइप की एक्सरसाइज मैं वीडियो के थ्रू करवाऊँ और जो हमारी लाइव क्लासेज होंगी उसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 3 या 5 मार्क्स के वो मैं आपको कवर करवाती रहूँगी, जिससे कि आपको एक अच्छी रिवीजन मिल सके और आपके जो मार्क्स हैं वो इंश्योर हो सकें। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं ये सेशंस। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ बार बार कि जितने भी बच्चे लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं उनको आप किसी भी तरीके से उनसे कांटेक्ट करके उनको भी एनकरेज कीजिए इसके लिए, ठीक है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स से। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, देखिए ब्लैंक emerged as an independent country in 1948। 1948 में कौन सा देश स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? तो वो था श्रीलंका। तो सबको पता होना चाहिए 1948 में श्रीलंका। सिन्हाल, क्योंकि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके बेसिस पर यहाँ हमारी इमेजिनेशन भी यहाँ पर काम करेगी या हमारे माइंड में जो कंसेप्ट बैठ गए हैं वो भी काम आएंगे। सिन्हाल वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन एन एक्ट पास इन डैश। तो यहाँ पर सिन्हाल भाषा को राष्ट्रीय या आधिकारिक भाषा का दर्जा श्रीलंका में किस एक्ट के थ्रू दिया गया? कौन सा एक्ट पास किया गया था और किस ईयर में हो गया था? वो 1956 के एक्ट के थ्रू यहाँ पर सिन्हाल लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, यानी एक औपचारिक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द माइनॉरिटी डैश स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। बेल्जियम में एक कम संख्या के लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर भी थे और शक्तिशाली भी थे, और वो कौन सी कम्युनिटी थी? फ्रेंच, ठीक है, फ्रांसीसी लोग थे जिनके हालांकि संख्या कम थी फिर भी वो अमीर थे और शक्तिशाली थे वहाँ। अब नेक्स्ट है बेटा, द शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डैश डिवीजन। ये जो पावर शेयर करना है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में, ये किस टाइप का पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है? ये है बेटा आपका फेडरल पावर शेयरिंग है, यानी अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट में पावर शेयर करना वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहलाता है और फेडरल पावर शेयरिंग डिवीजन भी कहलाता है। याद रखना बेटा, ये दो नाम हैं इसके। अब नेक्स्ट है, डैश गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। किस प्रकार की सरकार जो बेल्जियम में बनाई गई थी एक अच्छा उदाहरण थी पावर शेयरिंग का, अलग अलग सोशल ग्रुप को अच्छे से जो है पावर शेयर की गई थी। कौन सी गवर्नमेंट के फॉर्मूले के थ्रू? कम्युनिटी यानी सामुदायिक सरकार के जरिए बेल्जियम में सभी जो अलग अलग सामाजिक ग्रुप थे, सामाजिक समूह थे, उनमें शक्ति का विभाजन किया गया था, जो कि एक अच्छा उदाहरण पेश हुआ था। तो आपने यहाँ तक समझा इस चीज़ को। अभी आप 2 क्वेश्चन और करवा रही हूँ बेटा आपको।
जैसे ये सिंगल टर्म वाले क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में। रीड द इन्फॉर्मेशन, नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया होगा और राइट ए सिंगल टर्म, उसको पढ़कर अच्छे से समझकर उसके लिए एक टर्म को आपने सजेस्ट करना है या फिर उसको सोचना है। तो इस चीज़ को भी हमें प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। A belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। एक ऐसा विश्वास जिसके जरिए बहुसंख्यक समुदाय के लोग इस लायक हो जाते हैं किसी भी देश में कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं और वो दूसरों की इच्छाओं और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है यानी अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं जिनकी संख्या कम है देश के अंदर, उनकी आवश्यकताओं और उनकी इच्छाओं को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपना ही आधिकारिक आधिपत्य बना लेते हैं या दबाव बना लेते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऐसी व्यवस्था को बेटा मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है, यानी बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। यानी जो ज़्यादा संख्या में है वो अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लेते हैं। फिर दूसरी टर्म है बेटा, इट इज़ ए गवर्नमेंट अंडर विच 2 और मोर देन 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम कंट्री। तो 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की सरकारें जब सेम सिटीजन्स के ऊपर रूल करते हैं यानी उन्हीं नागरिकों पर एक समान रूप से शासन करती हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इस टाइप की गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है? वो होता है फेडरल गवर्नमेंट, यानी संघीय व्यवस्था या संघीय सरकार की व्यवस्था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा इस वीडियो के थ्रू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस टाइप के पैटर्न को फॉलो करेंगे प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके मार्क्स इंश्योर हो सकें। थैंक यू।